हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस में ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में जरूर एज इट इज पूछे जा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी, ताकि इजीली अपकमिंग एग्जाम में आप सभी अच्छा स्कोर कर सको। फर्स्ट क्वेश्चन है, if an operating system does not allow a child process to exist when the parent process has been terminated, this phenomena is called what? देखिए, इसमें कहा है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एक पेरेंट प्रोसेस है, वो टर्मिनेट हो जाती है, उसका काम पूरा हो जाता है और वो रिसोर्सेस को रिलीज करने लग जाती है, तो ऐसे में वो कौन सा रूल होता है जो कहता है कि इसके जितने भी चाइल्ड प्रोसेसेस हैं उनको भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज करना होगा। ठीक है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस है थ्रेडिंग, कास्केडिंग टर्मिनेशन, ज़ॉम्बी टर्मिनेशन या फिर प्रोसेस किलिंग। देखो स्टूडेंट, जब भी हम बात करते हैं कि एक प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस पर निर्भर करता है पूरी तरह से, उसकी वर्किंग, उसकी टर्मिनेशन किसी दूसरी चीज पर निर्भर करती है, इसका मतलब है कि वो दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसको कि कंप्यूटर साइंस में हम कास्केड कहते हैं। कास्केडिंग टर्मिनेशन होगा सही आंसर। ओके, प्रोसेस किलिंग मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सोचा होगा, लेकिन प्रोसेस किलिंग में क्या होता है, जब हम किसी प्रोसेस को फोर्सफुली टर्मिनेट कर देते हैं, फोर्सफुली उसके काम को बीच में रोक देते हैं, तो उसको प्रोसेस किलिंग कहा जाता है। एंड अगर हम ज़ॉम्बी टर्मिनेशन की बात करें, इसमें क्या होता है, अगर एक प्रोसेस जिसका एग्जीक्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो क्या करता है, वो टेबल से अपनी एंट्री को अभी भी रिमूव नहीं कर रहा है, उसका डुप्लीकेट एंट्री वहां पर अभी भी पड़ी हुई है, जब उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो चुका है फिर भी, तो उस चीज को ज़ॉम्बी टर्मिनेशन कहा जाता है। राइट, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। तो एग्जाम का क्या लेवल है, क्या पैटर्न है, ये सब चीजें समझ के अगर तैयारी करोगे तो सिलेक्शन होना पॉसिबल है। एंड स्टूडेंट्स, इसके लिए कंप्लीट कोर्स भी मैं लेकर आई हूँ, जहां पर हम आपको एग्जाम से पहले फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं। आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। आपके लिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट भी हम लेकर आते हैं, जिसमें गेट के, यूजीसी नेट के सभी PYQs भी आपको मिल जाएंगे, जो कि अपकमिंग एग्जाम में भी एज इट इज पूछे जा सकते हैं। इसके लिए एक न्यू बैच 8 अप्रैल से हमारा स्टार्ट हो रहा है। लिमिटेड सीट्स बाकी है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एंड इसके साथ हम कंप्लीट पेपर 1 आपको बिल्कुल फ्री देते हैं, जहां पर लाइव लेक्चर्स भी हैं, मॉक टेस्ट और एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी आपको करवाई जाएगी। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। इसके ओवरव्यू पर जब आप क्लिक करोगे, कंटेंट पर जाइए, यहाँ पर कंप्लीट पेपर 1 है। लाइव क्लासेस रोज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। पेपर 2 के यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं। इसका फायदा ये है कि आप चाहो तो किसी भी यूनिट से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, एग्जाम से पहले आपके सारे 10 यूनिट्स कवर करवा दिए जाएंगे। एंड यकीन रखिए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं सब चीजों के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जाती है। कोई भी डाउट्स है, आप व्हाट्सएप के थ्रू गिवन नंबर्स पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें एक तरफ आपके पास डिस्क, सीपीयू, मेमोरी और इंटरप्ट दिया गया है, दूसरी तरफ है थ्रेड, सिग्नल, फाइल सिस्टम एंड वर्चुअल एड्रेस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोगों ने पढ़ा है इंटरप्ट क्या होता है। जनरली बोला जाता है ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मतलब हमने किसी को बीच में डिस्टर्ब किया, बीच में किसी को रोका। तो कंप्यूटर सिस्टम में इंटरप्ट्स जो हैं वो कुछ सिग्नल्स होते हैं, जो कि हमारे सिस्टम के हार्डवेयर या हमारे सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स भेजते हैं सीपीयू को। ओके, इंटरप्ट सिग्नल होते हैं। डी को अगर हम सेकंड से मैच करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं सीपीयू। सीपीयू में क्या होते हैं, थ्रेड होते हैं। सीपीयू मल्टीपल थ्रेड्स को मैनेज करने का काम करता है। एंड डिस्क क्या होता है, डिस्क बेसिकली हम इसको फाइल सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि डिस्क शेड्यूलिंग जो है वो फाइल्स को मैनेज करने के लिए यूज होती है, तो इसलिए डिस्क गोज विद फाइल मैनेजमेंट और फाइल सिस्टम। लास्ट है मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, एक वर्चुअल एड्रेस होता है। वर्चुअल एड्रेस या वर्चुअल मेमोरी हम ये बोल सकते हैं कि लार्ज फाइल्स को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है,
स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं इस तरीके के सेशंस को, ईयर वाइज क्वेश्चंस चाहते हो या टॉपिक वाइज क्वेश्चंस चाहते हो, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। मैं जरूर उस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाऊंगी। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, a process identify the circumstances under which preemptive CPU scheduling is used. So preemptive का मतलब होता है stoppable, यानी कि अगर एक प्रोसेस को CPU अलॉट हो चुका है एंड वो प्रोसेस तब तक CPU को नहीं छोड़ेगा। स्टॉपेबल यानी कि अगर बीच में हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाता है तो प्रोसेस P1 CPU को बीच में छोड़ सकता है। ठीक है, तो ये होता है प्रीएम्प्टिव यानी कि स्टॉपेबल। अपना काम करते करते हाई प्रायोरिटी के लिए प्रोसेस अपने काम को रोक लेती है, दैट इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग। इसमें कहा है अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बिल्कुल सही है, प्रीएम्प्टिव में ऐसा ही होता है। जैसे हम लोगों ने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पढ़ा है। ठीक है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इसी एल्गोरिदम को फॉलो करता है। प्रोसेस एक रन हो रहा होता है। ठीक है, प्रोसेस P1 रन हो रहा होता है, लेकिन उसको टाइम सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए मिला है। जैसे उसके 2 सेकंड पूरे हो जाते हैं, प्रोसेस P2 बीच में आ जाता है एंड जो प्रोसेस P1 ऑलरेडी रन हो रहा होता है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है आपका रेडी क्यू में। ठीक है, सो ये होता है प्रीएम्प्टिव में, इसको याद रखिए। राउंड रॉबिन इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट वी हैव इज अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। तो देखो यहाँ पे ना आपको एक चीज याद रखनी है कि कभी भी कोई प्रोसेस किसी भी स्टेट से रेडी स्टेट में मूव हो जाता है, इसका मतलब है कि वो प्रीएम्प्टिव स्टेट ही होगा, वो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को ही फॉलो करता है। तो ए एंड बी तो बिल्कुल सही ऑप्शन होंगे ही। तीसरा है अ प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस को एक बार सीपीयू अलॉट हो गया, वो अपनी 100% प्रोसेसिंग को पूरा करेगा, उसके बाद ही सीपीयू को अलॉट करेगा। ये होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रेडी टू वेटिंग। एक प्रोसेस काम करने के लिए रेडी था एंड जब भी प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में डाला जाता है तो वो हमेशा नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है फिलहाल कि जब भी प्रोसेस किसी भी स्टेट से रेडी स्टेट में जाए, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड बी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए एक तरफ एल्गोरिदम्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ बताया कि कौन सा एल्गोरिदम कहाँ यूज होता है। स्टैक एल्गोरिदम, ये हम लोगों ने पढ़ा था पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में। ठीक है, स्टैक एल्गोरिदम हमने पेज रिप्लेसमेंट में पढ़ा था। एलिवेटर, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग और हेविंडर्स एल्गोरिदम। सो देखिए, स्टैक पेज रिप्लेसमेंट का एक टाइप है जिसमें आपके पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आता है, लीफो आता है, फीफो आता है, राउंड रॉबिन होता है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट होता है। तो स्टैक को यानी कि फर्स्ट को अगर हम थर्ड से मैच करते हैं तो हमारे पास ये वाले 2 ऑप्शंस तो हट जाएंगे, है ना। आगे देखते हैं हेविंडर्स एल्गोरिदम। यस, हेविंडर्स एल्गोरिदम म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन जो होती है, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन को रिमूव करने के लिए हेविंडर एल्गोरिदम को यूज किया जाता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहां पर यूज होता है, ये आपका डेडलॉक में यूज होता है। सो डी को फर्स्ट से मैच करेंगे, ए को थर्ड से हमने मैच किया। नेक्स्ट वी हैव इज एलिवेटर एल्गोरिदम। सो एलिवेटर एल्गोरिदम हम लोगों ने देखिए स्कैन, सी स्कैन ये सब पढ़ा था डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में। सो एलिवेटर एल्गोरिदम बेसिकली एलिवेट करता है आपके डिस्क को एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में, तो ये डिस्क के शेड्यूलिंग के लिए यूज होता है। ओके, बेसिकली स्कैन के लिए इसको यूज किया जाता है। अगला है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। सो प्रायोरिटी सीपीयू शेड्यूलिंग में आता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी को सबसे पहले रखा जाता है। सो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आए भी हैं। ओके, अब है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड। वैसे तो ये शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है। कंसिडर 3 intensive processes which require 10, 20 and 30 units of time at arrives at time 0, 2 and 6 respectively. So इसका मतलब ये है कि हमारे पास 3 प्रोसेसेस दी गई हैं
ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 3 प्रोसेसेस गिवन है। इन प्रोसेसेस का अराइवल टाइम दिया गया है 0, 2 एंड 6, 0, 2 एंड 6, राइट। एंड साथ ही इन प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम भी दिया गया है 10, 20 एंड 30। इसमें पूछा ना कितने यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि कितनी देर इनको सीपीयू यूज करना है, तो वो बर्स्ट टाइम होता है। तो ये भी आपके पास दिया गया है। अब आपको बताना है कि अगर हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को यूज करते हैं तो कितने कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हमारे पास आएंगे, यानी कि कितनी बार प्रोसेस हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्विच होगा। तो इसके लिए देखो आपको ये डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले पॉइंट 0 पर एट 0 वी हैव प्रोसेस P1, ठीक है। प्रोसेस P1 10 सेकेंड्स या 10 यूनिट्स के लिए एग्जीक्यूट हो रही है। देन वी हैव एट पॉइंट 2 प्रोसेस P2 सिस्टम में आ जाता है, तो प्रोसेस P2 को लिख देंगे, ये 20 यूनिट्स के लिए यूज होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। सो प्रोसेस P3 आ जाएगा, उसके बाद प्रोसेस P3 एंड यहाँ पर 30 सेकेंड्स बोला है, तो ये आ जाएगा 60। अब देखो इसमें हम लोगों ने बोला ना शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, तो शॉर्टेस्ट टाइम इसका था, उसके बाद इसका था, उसके बाद इसका था, इसीलिए हमने इसी सीक्वेंस को एज इट इज फॉलो किया है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कि कितने कॉन्टेक्स्ट स्विचेस होंगे, टाइम 0 एट द एंड, डू नॉट काउंट बोला है, ठीक है। 0 और लास्ट वाले को हमें काउंट नहीं करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि कॉन्टेक्स्ट स्विच, सबसे पहला स्विचिंग कहां पर हुआ, प्रोसेस P1 का हुआ 0 से यहां, फिर 10 का 30 पर हुआ, 30 का 60 पर हुआ, बट यहाँ पर बोला है 0 और एंड को आपने यूज नहीं करना है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच 1 ये वाला है, कॉन्टेक्स्ट स्विच 2 ये वाला है। पहले और आखिरी को ऐड नहीं करने को कहा था, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया है। इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो छोटी छोटी टर्म्स है ना, इनको अच्छे से पढ़िए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और शुरू हो जाते हैं सॉल्व करना, एंड ऐसे में फिर गलत आपके आंसर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई है, एंड इसी के साथ नेक्स्ट अब हम लोग DBMS यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपकी कोई और डिमांड है, कुछ और यूनिट पर आप सेशंस चाहते हो, तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जरूर आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।